जैसे कि आपको पता है आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। रीट लेवल 1 2011 का ये पेपर है जो कंटिन्यू है। तो बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जल्दी से आगे बढ़े। एमपी वाले डाल सकते हैं अभी अरविंद जी, उसको मुझे पढ़ना पड़ेगा एक बार। ओके प्रियंका, ओके इसके बाद में फिर से लाइव आऊंगा, तब मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। ओके डोंट वरी, क्लियर। तो हाँ, इसको पढ़ ले, उसके बाद आता हूं दोबारा से। 5% पेंट हाउस इन 3 days, यानी 5 आदमी किसी मकान की पुताई करते हैं, 8 घंटा रोजाना काम करते हैं और 3 दिन में उस काम को खत्म करते हैं। तो व्यक्ति 1 घंटा रोज काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपके सामने है। तो मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटा, मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आप करते हैं तो आप जानते हैं ना, इस तरह के प्रश्नों को करने के साथ साथ क्या होता है कि आपको शायद याद है एमडीएच, एमडीएच याद है ना कुछ, और अपॉन डब्ल्यू, तो 1 1 1 1 2 2 2 2 ऐसे करते हो ना। तो एमडीएच एमडीएच हमने कहा मैन कितने थे, व्यक्ति थे 5, तो M1 आपको मिला। 8 घंटा आवर्स करते हैं, 8 घंटा काम। दिन कितने लगाते हैं, दिन लगाते हैं डे 1 कितना 3। तो आपको M1 H1 D1 पता लगा, W है ही नहीं, काम एक ही है। तो एक व्यक्ति D2 4 घंटा काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी M2 दिया है, H2 दिया है, D2 पूछा है। तो प्रॉब्लम कहां आ गई भैया, सिंपल लगाओ। M1 मीन्स 5 व्यक्ति 8 घंटे और 3 दिन बराबर एक व्यक्ति 4 घंटे और D2। तो क्या किया आपने, D2 इज इक्वल टू 5 गुणा 8 गुणा 3/4, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10 या 30। तो राइट ऑप्शन प्रियंका 6:15 पर, अभी 6:15, ठीक है। तो क्या समझ में आपको आया, तो D2 इज इक्वल टू 5 दूनी 10 या 30, तो ये आपको 30 पर 30 मिल गया। आसान सवाल था, आसानी से पहचान लिया आपने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्लियर है ना। ओके वेरी गुड, पहला सवाल बड़ा आसानी से समझ में आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा आपको और यू कैन लर्न इजीली। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं इसका जवाब आप क्या देते हैं। लेट्स सी, ये रहा। द मार्क्स ऑब्टेन इन 4 सब्जेक्ट इन एग्जामिनेशन आर 200। इफ द एवरेज ऑफ marks obtained in 3 subjects is 48, then how many marks are obtained in 4 subject? देखते हैं, यानी एक परीक्षा में 4 विषयों में कुल प्राप्तांक 200 हैं। यदि 3 विषयों में प्राप्तांक का औसत 48 है, तो देखो कहते थे रीट में सर वो नहीं आता है, एवरेज नहीं आता, लिखाई नहीं है, रेशो नहीं आता है, रेशो भी आ रहा है, एवरेज भी आ रहा है। ये राकेश है तो सबके लिए, लेकिन ये पेपर आया हुआ है, रीट लेवल 1 का ये पेपर है जो आया हुआ है, और ये बहुत अच्छा पेपर भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो आप करेंगे। सो कोशिश करने पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस। तो हमने क्या कहा, समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं आपने क्या समझा और मैंने क्या कहा। लेट्स सी, देखिए उसने कहा 4 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स दें, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स है 200। आपसे कहा गया कि अगर एवरेज औसत मार्क्स 3 विषयों का औसत कितना दिया, 48, तो अगर मैं 3 में 48 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कितना मिलता है। आपने कहा 3 8 24, 3 चौक 12, तो 144। यानी क्या पता लगा आपको, यानी अगर मैं 3 सब्जेक्ट के औसत की बात करता हूं तो औसत क्या होता है, हमेशा कुल संख्या बटे कुल योग बटे कुल संख्या, और आपने कुल संख्या निकाली तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो होता है एवरेज इज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। जब आप नंबर ऑफ टर्म टोटल निकालते हैं इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 का टोटल कितना बना, 144। अब 4 का टोटल 200, 3 का टोटल 144, तो मैं घटाऊं तो मुझे क्या पता हुआ, मुझे पता लगा 200 में से 4 गए, यानी 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, तो टोटल उस में कितने नंबर प्राप्त हुए होंगे, 56। बहुत बढ़िया, 56 इज द राइट ऑप्शन।
सही जवाब दिए हैं आप, एकदम करेक्ट आंसर आप लोगों का है। दैट्स वेरी नाइस, ग्रेट आंसर। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं एक और सवाल कैसे करते हैं आप उस सवाल का जवाब। लेट्स सी वन मोर, हियर वी गो विद नाउ न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए पर्सन सोल्ड ए साइकिल एट ₹935 with a gain of 10%, then at how much amount did he purchase the cycle? एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची, यानी उसने 10% का लाभ कमाया और 935 में उसको बेचने पर 10% का लाभ हुआ। वो उसे कितने में रुपए में खरीदी थी, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? तो देखो रीड में कहते थे सर जी लाभ हानि भी नहीं लिखा है, एमपीडेट में भी नहीं लिखा, आ रहा है ना सब कुछ, तो आएगा आएगा आएगा। तो यहां पर जवाब मिला सबसे पहले सोना का बी। ओके सोना देख लेते हैं। तो देखो ऐसे सवाल करने का तरीका बड़ा आसान है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि हम मानते हैं कॉस्ट प्राइस 100% होता है और अगर इस पर लाभ होता है, प्रॉफिट होता है तो हम ऐड कर देते हैं, लॉस होता है तो घटा देते हैं, ये तो करते हैं हम। प्रॉफिट होने पर 100% जोड़ देंगे। अब उसमें क्या हुआ, मुझे 100% का प्राइस नहीं पता, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसने उसको 10% लाभ पर बेचा, तो 100 + 10 यानी 110% लाभ पर बेचने पर वो चीज 935 रुपए की गई। तो मुझसे ये बता दो कि 100% का वैल्यू क्या, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% है। अगर आपने इस तरह के सवाल नहीं किए तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, लगातार पढ़ी हुई लाइव ऑन प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज की। इस तरह के ट्रिक से आप आराम से निकाल सकते हैं, शॉर्ट पैटर्न। तो आपने क्या देखा, तो आपने पाया कि सर इसका वैल्यू कैसे निकालें, इसकी गुणा इसमें बटाइए, तो 935 × 100 बटा 110, ऐसे तो करोगे। हाँ जी वेरी गुड। इससे 11 से काटें, 11 × 8 = 88 और 11 × 5 = 55, 850 रुपए। तो वो साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस था वो 850 था। सिर्फ एक ही बच्चे ने मुझे आंसर दिया, बाकी ने नहीं दिया। ऐसा क्यों? 850 रुपए। इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था। नहीं तो आप इसको एक्स मान के भी कर सकते थे, वो आपकी चॉइस थी, या फॉर्मूला भी लगा सकते थे कि विक्रय मूल्य बराबर सी, और वो तो वो नहीं करने का। ओके कूल तरीके से समझने का, यू विल गेट द आंसर। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और समझते हैं। ओके नेक्स्ट की बात करते हैं और देखते हैं नया सवाल का नया जवाब आप मुझे क्या देते हैं। ये रहा आपका सवाल। क्वेश्चन है, ए पर्सन टुक ए लोन फ्रॉम ए बैंक एट 15% rate of interest, annual interest. He pays back 7,250 rupees after 3 years. Then what is the amount of loan? तो बहुत सिंपल सवाल है भाई, ये तो इससे आसान सवाल क्या देंगे आप? देख लेते हैं जवाब क्या मिलता है। इस सवाल का आंसर बड़ा ही आसान है, अगर आप इसको आसानी से दे पाएंगे, लेकिन करना तो आप ही ने है ना। हाँ करना आप ही ने है, और कैसे करना है वो भी आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। लेट्स सी, कोशिश करिएगा, अदरवाइज मैं आपको बैठा हूं कराने के लिए यहां पर, डोंट वरी। ओके चलिए, एक पर्सन यानी एक बैंक व्यक्ति ने कुछ रुपया बैंक से उधार लिया 15% ब्याज की दर से, और 3 साल तक उसने कुछ नहीं दिया। 3 साल बाद उसने दिए 7250 रुपए। तो देखते हैं क्या जवाब मिलता है आपका। तेजी से उत्तर देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा भाई। लेट्स सी, तो तैयार? चलो मैं ही बता देता हूं, बहुत टाइम लग गया बताने में आपको। 850 कैसे हुए राकेश, अभी बताता हूं, पहले इसको समझ लें। अब देखो इस तरह के सवाल करने के लिए आपके पास तरीका होता है ना, P × R × T / 100 बराबर इंटरेस्ट। अब यहां पर इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं पता, आपको पता 7,250 रुपए हैं। अब ये नहीं पता कितने का है, तो 7,250 माइनस क्या करोगे, P करोगे, तो इंटरेस्ट मिलेगा, तब इसके बराबर रखोगे और तब आप इसका वैल्यू P से फाइंड आउट करोगे। इट्स ए वेरी ह्यूज थिंग,
ये बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा ना। अगर मैं आपसे कहूं अगर ऐसे करोगे तो आप तो एग्जामिनेशन में परेशान हो जाओगे, फंस जाओगे, कर नहीं पाओगे, दिक्कत होगी, क्योंकि इस तरह का सवाल अगर आप करोगे तो यू विल फेस सम प्रॉब्लम इश्यूज। तो क्या करें, तो मैं आपको एक स्मार्ट वे बताऊं, चलो समझना उस स्मार्ट वे को कैसे करते हैं उसे सवाल। इस पीआरटी से नहीं कराऊंगा, उससे कराता हूं। आप कहेंगे तो पीआरटी से भी करा दूंगा। तो समझते हैं क्या है, आपने देखा एक पर्सन टू के लोन, कोई बात नहीं है, उसने लिया 15% इंटरेस्ट पर, समझते रहे ना, यानी 100% रुपए थे उसके पास जो उसने लगाए इंटरेस्ट पर। उसने कहा उसे 3 साल तक हर साल 15% देने पड़े, तो 15% पहले साल दिए, 15% दूसरे साल दिए, 15% तीसरे साल दिए। तो अगर मैं टोटल करूं तो आपने क्या देखा, टोटल उसका पैसा हो गया 145%। ये बात समझ में आ गई, सबको समझ में आई? गुड इवनिंग आशीष, ये बात समझ में आई ना भाई। 100% उसका धन था, उसे 3 साल तक 15% का ब्याज मिला, तो टोटल अमाउंट 100 से 145 हो गया ना। उसने कहा वो 145% पे करा, तो उसने 7,250 रुपए दिए। तो आपसे पूछा गया इस वाले अमाउंट का वैल्यू कितना था, तो आपको कुछ नहीं करना, मुंह जबानी। तो क्या हो जाएगा, 7250 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 145। इसको डिवाइड कर दूं तो 14 पंजे 70, 50 बार बराबर 5,000 रुपए। कोई प्रॉब्लम? कितना आसान सवाल था। अगर आप पी वाले से करना चाहे तो मैं उससे भी बता दूंगा, लेकिन वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक है, वो आपको ज्यादा समय लेगा, ज्यादा टाइम लेगा, और ज्यादा टाइम लेगा तो आपको परेशान तो डेफिनेटली करेगा ही। ये तो आप सब जानते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। ये तो आप सब जानते हैं कि वो आपको परेशान तो करेगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका जवाब आगे क्या मिलता है मुझे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से मैं रख रहा हूं, चाहूंगा इसका आंसर आप मुझे दें। चलिए, 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा। अब देखो बहुत सिंपल हिसाब है। 500 रुपए का व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन 5 रुपीज फॉर 6 मंथ विद इंटरेस्ट ऑफ 80% कैलकुलेटेड 6% मंथली। यानी आपको हाफ ईयरली ब्याज दे रहा है वो, तो चाहूंगा जवाब मिले। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज फॉर 6 मंथ विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कैलकुलेटेड 6 मंथली। तो देखते हैं जवाब कितना बढ़िया है। तो यहां पर सवाल तो मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको शायद थोड़ा सा मुझे लगेगा कि आप थोड़ा सा सवाल को मुश्किल बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। समझते हैं। देखो, उसने कहा उसकी दर कितनी है, छमाही है, और 6 महीने का ब्याज है, यानी वो हर 6 महीने में ब्याज लेता है। सिंपल, क्या प्रॉब्लम आ गई। तो आपको सिंपल 6 महीने का ही ब्याज पूछा है और 6 महीने दर है। ये तो ये हो गया कि 12 महीने का ब्याज है और 16% की दर है। बात तो वही रही, है ना। तो आपके अकॉर्डिंग तो वही बात रही। तो आपको सिर्फ 500 रुपए का क्या निकालना है, ब्याज निकालना है 1 साल का। तो आपने ब्याज निकाल दिया, तो आपको मिले 40 रुपए। तो उसको 40 रुपए मिलेंगे। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, PRT अपॉन 100, और P कितना है, 500 रुपए है। दर कितनी है, 6 माही दर है, 6 महीने की दर है, तो 6 माही की दर 6 महीने जैसे ही इवेल्युएट होगी। ठीक है ना प्रीति, समझ लो भाई, 6 महीने की दर है, 1 साल की दर थोड़ी है, दर 1 साल की थोड़ी है। चलो मैं बता देता हूं, 500 गुणा, अगर आप R की बात करते हैं तो 8 लिखा है, और इसकी बात करते हैं तो 12 महीने का मैं निकालूं। और आपने कहा सर जी इसमें क्या कर दो, इसमें आप 100 का डिवाइड कर दो, है ना। लेकिन ये गड़बड़ है, क्योंकि ये दर जो है वो 6 महीने के हिसाब से चल रही है, और दर जो है वो 8% 6 महीने में निकाली जाती है। इस बात को समझने की कोशिश करना। ये सवाल इस तरह से समझो कि 500 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज 8% की दर से कितना होगा। समझ में आया। तो आप क्वेश्चन को निकाल पाएंगे, क्योंकि दर अगर वार्षिक होती तो मैं इस दर को डबल आधा कर देता। मुझे दर भी बोला है 8% की छमाही दर है, हर 6 महीने में ब्याज ले रहा है वो बंदा, तो वो तो उसका आपको तो यही समझ में आया कि नहीं आया, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब तो समझ में पक्का आ रहा होगा।
इसलिए 500 रुपए का 8% का ब्याज निकाला, 40 रुपए आपको जवाब मिल गया। एक और सवाल, चलो बताओ। एक व्यक्ति एक्स 100 रुपए की वस्तु को 10% की वाई को बेचता है। वाई उस वस्तु को 10% के लाभ से जेड को बेचता है और वाई ने जेड किस मूल्य पर जेड को वस्तु बेची? एक्स ने 100 रुपए की चीज 10% की हानि से बेच दी वाई को, और वाई ने उस चीज को एक्स को जेड को 10% के लाभ से बेच दिया। तो वाई ने किस मूल्य पर जेड को वस्तु को बेचा था? सवाल बड़ा सिंपल है। तो क्या है? 100 रुपए, 99 रुपए, 110 रुपए के 101 रुपए। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो यहां पर जवाब सबसे तेजी से आने लगे हैं और सबसे तेजी से जवाब देने का प्रीति जी ने सबसे तेजी से आंसर देने का प्रयास किया है। बाकी देखो, सिंपल थ्योरी थी, सिंपल क्वेश्चन था। रीड 2011 का पेपर, अगर ये पेपर अब आपको अब मिल जाए, लेकिन याद रखना अब ऐसा पेपर नहीं आएगा। पैटर्न आपको पता है, ये आता है, पढ़ना इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन ये नहीं कि अब आपको आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पर्सन एक्सेल्स इन आर्टिकल ऑफ ₹10 वॉज लॉस 10%। ये 100 रुपए की चीज थी, भाई साहब ने 10% के लॉस पर बेच दी, तो 90% पर बेच दी, तो 90 रुपए की हो गई। अब यानी वाई के पास जो चीज वाई ने खरीदी 90 रुपए की खरीदी, अब वाई ने इस पर 10% का लाभ लिया, तो उसने 110% पर बेच दी, तो उसने 99 की बेच दी, तो जेड को वस्तु 99 रुपए की बेची। कितना आसान सवाल था, हाँ था कि नहीं? कर सकते थे ना? इसको मैंने आपको बता दिया है, समझ में आ गया है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर और क्वेश्चंस अभी प्रतीक्षा में बैठे हैं। एक और सवाल, चलिए। निम्न में से कौन सी समतल है विच इज प्लेन इन दी फॉलोइंग? इनमें से प्लेन कौन सा है, समतल कौन सा है? पेपर शीट, ग्लास, बॉल या सिलेंडर, कागज, ग्लास, गेंद या बेलन? इससे आसान सवाल नहीं हो सकता भाई, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बहुत सिंपल जवाब है दिलबर ने कहा, क्योंकि विच इज प्लेन इन दी फॉलोइंग। प्लेन का मतलब क्या है? जो बिल्कुल समतल है। देखो गिलास समतल, तो देखो गिलास हीरा आपके सामने दिख रहा है ना, ये गिलास समतल थोड़ी है, तो ऊबड़ खाबड़ भी है, डिजाइन वाला भी है, बराबर नहीं है, सीधा नहीं है, तो गोल है ना। सिलेंडर, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, यहां से काट दूं, सिलेंडर बन गया। पाइप देख लो आप। बॉल तो आपके सामने ये रही, लो बॉल भी दिखा देता हूँ, जैसे ये रही बॉल, ये क्या समतल है? समतल नहीं है ना, ये भी समतल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो समतल नहीं है, सिर्फ क्या है? पेपर शीट। नहीं, अगर पेपर की बात करते हैं तो पेपर को आप प्लेन कह सकते हैं। जैसे इसका बोर्ड दिख रहा है ना आपको, जो स्क्रीन है, ये भी एक समतल है। तो राइट ऑप्शन था पेपर शीट, यानी कागज। और बढ़ते हैं आगे एक और, चलो। निम्न में से कौन असत्य कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग? एक, किसी एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कौन कहते हैं? किन्हीं तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किन्हीं तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है तो प्रत्येक कोण समान होता है। तो देखता हूं आपका जवाब क्या मिलता है। ए, बी, सी, डी। बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर मैं पहले की बात करता हूं, एक किसी एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों से बनी, बिल्कुल ये दो किरण आपस में गुजर गई ऐसे, तो इन पर जो आकृति यहां बनी वो कोण कहलाएगी। एकदम सही है। अब किसी तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति, बिल्कुल सही बात है। तीन रेखाखंड है और तीन घिरी आकृति है, तो इसको क्या करेंगे? ट्रायंगल। किन्हीं तीन रेखाओं से, भाई रेखा की तो लंबाई नहीं पता, एक रेखा पता नहीं कहां चली जाए, इधर को भी नहीं पता, इधर को भी नहीं पता, तो रेखाओं को मैच कहां करोगे? इन रेखाओं को मिलाओगे कैसे? इनका तो और छोर ही नहीं पता होता। तो जब भी आप बात करते हैं तो रेखा से नहीं बनती आकृति, रेखा खंड से बनती है, लाइन सेगमेंट से बनती है। इट मींस द फर्स्ट ऑप्शन वाज two rays passes from one point and that known as angle. Correct. Second one, a closed shape which is formed by three line segments always be triangle, but
तीन रेखाओं से आकृति को बंद करने के लिए आपको बहुत बड़ा समतल की जरूरत पड़ेगा। राइट ऑप्शन क्या था? असत्य कथन ये है। एक और सवाल आपके सामने ये रहा, किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए ट्राइंगल? ए, समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। बी, एक कोण सदैव समकोण होता है। सी, एक कोण सदैव अधिक कोण होता है। एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। इनमें से कौन सा सत्य है? समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, एक कोण सदैव समकोण होता है, एक कोण सदैव अधिक कोण होता है और एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आप बताएंगे? ए, समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, ऐसा मुझे बताया जा रहा है प्रीति के द्वारा। प्रीति जी आपका ऑप्शन लॉक कर दिया, पी लिख दिया इस पर। और कोई है? चलो मैं बता देता हूं। देखो, समझने की कोशिश करना, सवाल इतना मुश्किल नहीं है, इसको इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। सवाल का मीनिंग क्या है? किसी त्रिभुज के लिए देखो, समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते, ऐसा नहीं है। अगर मैं ट्राइंगल ऐसा बनाऊं तो इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा कि समस्त कोण सदैव न्यून कोण ही होंगे, ये बड़ा भी हो सकता है। या मैंने एक ऐसा कोण बनाया, इसमें तो नहीं है। हमेशा कहाँ न्यून कोण होते हैं? इसमें तो समकोण भी होता है। ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक कोण सदैव समकोण हो, क्योंकि कोण तो न्यून कोण भी हो सकता है। ये भी आवश्यक नहीं कि सभी कोण सदैव अधिक कोण होते हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सारे कोण अधिक कोण ही हो, ऐसे भी तो त्रिभुज बन सकता है। तो ये सदैव वाला जो नियम लगा, ये गलत लिखा है। हाँ, ये प्रॉपर्टी कंफर्म है कि एक ट्राइंगल का एक कोण हमेशा न्यून कोण होगा, ऑलवेज। एक कोण हमेशा न्यून कोण होगा, फिक्स्ड है। क्योंकि आप चाहे समकोण त्रिभुज बनाओ तब भी उसमें एक कोण मिनिमम न्यून कोण होगा, आप चाहे अधिक कोण त्रिभुज बनाओ उसमें भी एक कोण न्यून कोण होगा, और आप चाहे समबाहु बनाओ, इक्विलेटरल बनाओ, उसमें भी एक कोण न्यून कोण जरूर होगा। क्लियर है? तो अब कोई भी ट्रायंगल बनाओ, हर किसी ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी जरूर फॉलो होगी, बल्कि ये वाली नहीं होंगी। क्लियर है? समझ में आ गया है? तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूं, चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। हियर वी गो विद द न्यू क्वेश्चन। इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं? क्या बात है, इस चित्र में कितने ट्रायंगल है? बड़ा सिंपल सा सवाल है, मैं चाहूंगा आप मुझे इसका जवाब दें। और ऐसे को गिनने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या हम स्पेसिफिक मेथड लगाते हैं। 4, चलिए 4 यहां पर बताए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हालांकि यहां तो डार्क भी दिखाया हुआ है जिससे कि आप पहचान पाए। जब ऐसे ट्रायंगल बनते हैं ना, तो आप हमेशा याद रखना कि यहां पर 2 शेप है जो जुड़ी है। पहले इन दोनों शेप को यहां पर कोना कर लो कि इन दोनों शेप के जुड़ने से कुछ बना है, तो पहले इनके अलग अलग गिनते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो यही हो गई। अब क्या इस आकृतियों के जुड़ने से कुछ नए ट्रायंगल का निर्माण हुआ? आपने कहा बिल्कुल हुआ। कौन कौन सा? आपने कहा मैं रेड कलर में दिखाता हूं। जब आकृतियां जुड़ी तो आपने देखा ये वाला ट्रायंगल बना कि सर आकृति जुड़ने से एक तो ये वाला देखो डार्क सा दिख रहा है, ये वाला, एक तो ये नया बन गया है जी, और सर एक ये पूरा वाला भी बन गया। तो जब आकृतियां जुड़ती हैं तो नए कोणों का निर्माण होता है, नई चीजों का निर्माण होता है। तो कितने हो गए? 3 ये और 2 ये, 5 हो गए। और कोई आपके दिमाग में? अब तो कोई बचा ही नहीं है, अब तो सारे कवर कर दिया आपने। क्लियर है? सोना ने 6 बताया। सोना 6 कैसे? 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 ट्रायंगल आप यहां पर देख पा रहे हैं, और उन 5 ट्रायंगल की हेल्प से आपने क्वेश्चन को करके बता दिया है। क्लियर? आसान सवाल था ना, इजीली था। ओके, नेक्स्ट। वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? अभी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई थी ये चीजें कि किसी के अंतः कोण का मतलब क्या होता है, किसी के बाह्य कोण का मतलब क्या होता है, ये सब मैंने अभी आपको पढ़ाया था। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आप इसका आंसर क्या देंगे कि इसके अंतः कोणों का और बाह्य कोणों का योग क्या होता है। तो सब जानते हैं ना। तो किसी भी इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के सभी अंतः कोणों का टोटल कितना होता है? 360। और ये तो अंतः कोणों की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, बाह्य कोणों का कितना होता है? तो बाह्य कोण कितना होता है? याद रखिएगा, अंतः कोणों का 360 है तो बाह्य कोण का भी 360 ही होगा।
क्लियर है? अंतः कोण का 360 है तो बाह्य कोण का भी हमेशा 360 ही रहता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? वेरी नाइस, समझ में आया ना? तो अंतः कोणों का 360 है तो बाह्य कोण का भी 360 रहेगा। क्लियर? जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, इसका बाह्य कोण क्या बनेगा, ये भी 90, इसका बाह्य कोण करने ये भी 90, इसका क्या बनेगा, ये भी 90, इसका क्या बनेगा, ये भी 90। तो सारे कोणों का टोटल बाह्य कोणों का भी और अंतः कोणों का भी 360 360 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस प्रॉब्लम हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, तो प्रॉब्लम से बचना है और चीज़ों को समझना है। ओके, तो चलिए आज आपकी प्रॉब्लम समाप्त हुई और अब आज के लिए मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त।